एफबीआई अचंभित थी कि आखिर जहां किसी कैदी को खुला छोड़ देने पर भी नहीं भागा जा सकता था, वहां से ये 3 कैदी इतनी आसानी से कैसे फरार हो गए। इतनी कड़ी निगरानी के बावजूद 3 कैदियों का भाग जाना अपने आप में शर्म की बात थी। चारों ओर समुद्र की विशाल लहरें, उस पर से 15 फुट के ये ऊंचे ऊंचे फेंस, जहां पिछले 25 सालों से कोई न भाग सका था। ऐसी कैसी योजना थी जिससे इतने वीरान टापू पर भी सबको चकमा दे दिया गया। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि आखिर कैसे जेल अधिकारियों को अगले 10 घंटों तक उनके भाग जाने का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं हुआ। जी हां, आज हम उसी अल्कट्राज जेल इंसिडेंट की चर्चा करेंगे जिसने सबको स्तब्ध कर दिया था। महासागर के बीचों बीच फैला यह छोटा सा द्वीप दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों को रखने के लिए जाना जाता था। अल्काट्राज उन अपराधियों के लिए था जो लगातार अन्य जेलों में परेशानी पैदा करते थे। ऐसा माना जाता था कि अल्काट्राज पहुंचने के बाद कैदियों के पुनर्वास की कोई उम्मीद नहीं बचती। इसमें अधिकांश कैदी कुख्यात बैंक लुटेरे, जालसाज या हत्यारे थे। चारों तरफ तेज हवाओं के झोंके, उस पर से ऊंची ऊंची लहरें। कहा जाता था कि अल्काट्राज में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। लेकिन 12 जुलाई 1962 को 3 कैदियों ने कड़ी सुरक्षा को चकमा देते हुए सारे प्रशासन की धज्जियां उड़ा दी। पूरी कहानी जानने से पहले इन 4 अहम किरदारों को जानना बहुत जरूरी है। इन कैदियों में से जॉन एंगलिन तथा क्लेरेंस एंगलिन आपस में भाई थे, जिन्हें बैंक रॉबरी के केस में सजा हुई थी। फ्रैंक मॉरिस का मात्र 13 साल की उम्र से जेल में आना जाना लगा रहता था। उसे डाका डालते हुए पकड़ लिया गया था। और अंत में यह है एलन वेस्ट। एलन कई बार दूसरे जेलों से भागने की कोशिश कर चुका था। इसी के चलते इसे अल्कट्राज में बंद कर दिया गया। चूंकि एलन काफी समय से अल्कट्राज में बंद था, इसलिए उसे जेल के हर एक कोने के बारे में पूरी जानकारी थी। ध्यान रहे कि अल्कट्राज से भागने का आइडिया भी सबसे पहले एलन वेस्ट ने ही अपने इन साथियों को बताया था। उसने जेल के ब्लॉक बी में एक खामी खोजी थी, जहां से उनका भाग निकलना शायद संभव हो सकता था। कैदियों को ठीक सुबह 6:30 बजे जगाया जाता था, जिसके बाद उन्हें 6:55 पर नाश्ते के लिए भेजा जाता था। सेल में लौटने के बाद सारे कैदियों को अलग अलग शिफ्ट में काम सौंपा जाता था। कैदियों को काम की शिफ्ट के दौरान असेंबली हॉल के मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना पड़ता था, जिसके बाद एक एक कैदी की गिनती होती थी। ये चारों लगातार कोशिश करते रहे कि इन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में रखने के बजाय एक ही ब्लॉक में शिफ्ट कर दिया जाए। काफी मेहनत के बाद आखिरकार इन्हें ब्लॉक बी में शिफ्ट कर दिया गया। ये चारों भी अन्य कैदियों की तरह ही अपना काम खत्म कर समय पर सो जाया करते थे। ठीक 2 साल बाद यानी 12 जुलाई 1962 को जेल के अधिकारी रोजाना की तरह सुबह 6:30 बजे तमाम कैदियों को उठाने के लिए निकले। असेंबली में काउंटिंग की गई तो इनमें 3 कैदी कम थे। तीनों पलंग से जब चादर हटाया गया तो सबकी आंखें फटी रह गई। वहां पर सिर्फ बनावटी सर रखे हुए थे। अब तक तीनों कैदी फरार हो चुके थे और वहां सिर्फ कृत्रिम सर रख दिया गया था, जिसे साबुन, प्लास्टर और सीमेंट के मिश्रण से बनाया गया था। अल्कट्राज में गार्डों की संख्या सबसे ज्यादा थी, अमेरिका की किसी भी अन्य जेल से ज्यादा। इसीलिए जेल अधिकारी कहीं न कहीं आश्वस्त थे कि कैदी जेल के ही परिसर में होंगे। पूरे जेल को हाई अलर्ट कर दिया गया। जेल के अलावा आसपास के सभी इलाकों की जांच हुई, लेकिन उन तीनों कैदियों का नामो निशान नहीं था। इस पूरे प्लान का मास्टरमाइंड एलन वेस्ट किसी कारणवश जेल से नहीं भाग सका। चूंकि काफी हंगामा हो चुका था, इसलिए तुरंत एफबीआई को सूचित कर दिया गया। देखा गया कि तीनों कैदी चतुराई से अपने सेल की दीवार में लगे छोटे वेंटिलेटर को तोड़कर बाहर निकले। भागने वाले कैदियों की संख्या 3 थी, जबकि कुल 4 वेंटिलेटर टूटे थे। वो चौथा वेंट किसी और का नहीं बल्कि एलन वेस्ट का ही था। दरअसल वेस्ट अपने सेल के वेंटिलेटर ग्रिल को खोदने में बहुत पीछे रह गया था, जिसके कारण वह भागने में विफल रहा। एलन वेस्ट समझ चुका था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है, जिसके बाद उसने पुलिस को सब कुछ बता देना ही ठीक समझा। एलन ने बताया कि दरअसल सारी योजना उसके द्वारा ही बनाई गई थी। एक दिन एलन वेस्ट को जेल की छत की सफाई का जिम्मा सौंपा गया,
छत का यह हिस्सा कैद खाने की अन्य छतों के ऊपर था। सफाई करते समय एलन ने देखा कि वहां मौजूद वेंटिलेशन पाइपलाइन में छेद था जो इमारत की छत तक जाता था। अन्य पाइपलाइन की तरह इसे कंक्रीट से नहीं ढका गया था, बस कुछ लोहे की सलाखें थीं जिन्हें काटा या तोड़ा जा सकता था। किसी प्रकार से अगर वे उन लोहे की सलाखों को काटने या तोड़ने का कोई तरीका ढूंढ लेते तो जेल से भागने का मार्ग खुल जाता। एलन ने ये सारी बातें फ्रैंक मॉरिस को बताई जो उसके बगल वाले सेल में रहता था। संयोगवश दोनों की सेलें ठीक उस वेंटिलेशन छेद के नीचे स्थित थीं। फ्रैंक मॉरिस ने जी जान से भागने की तैयारी शुरू कर दी। हालांकि विचार एलन का था, लेकिन चूंकि मॉरिस सबसे ज्यादा चालाक था, इसीलिए योजना का पूरा नियंत्रण उसने संभाला। जिसके बाद फ्रैंक मॉरिस ने एंगलिन ब्रदर्स को इस योजना में सम्मिलित होने का न्योता दिया। उन सभी की सेलें एक दूसरे के काफी करीब थीं, जिससे उनके बीच लगातार संपर्क बना रहता था। वेंटिलेशन पाइपलाइन तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता सेलों के पीछे से होकर गुजरता था। चारों सेल्स की पिछली दीवार पर एक छोटा वेंट था जो तकरीबन 5 बाय 9 इंच का था। एलन जानता था कि दीवार की मोटाई मात्र 6 इंच है, इसलिए वेंटिलेटर के छेद को बड़ा करना संभव है। लेकिन सवाल यह था कि आखिर यह होगा कैसे। खाना खाते समय वह चारों चम्मच चुरा लिया करते थे, जिससे वह वेंट के इर्द गिर्द छेद करते थे। यह काम काफी समय ले रहा था, इसलिए उन्होंने वैक्यूम क्लीनर के मोटर और कुछ पार्ट्स को जोड़कर एक ड्रिल मशीन तैयार की। रोजाना रात को 1 घंटे के लिए सभी कैदियों को अपने पसंदीदा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की छूट मिलती थी। वे चारों इस शोर शराबे का पूरा फायदा उठाते थे। काम खत्म करने के बाद वह उस जगह को सेल के रंग से रंगे कागज से ढककर उस पर कुछ सामान रख दिया करते थे। पहरेदारी के दौरान गार्ड्स उन्हें निश्चिंत से सोता हुआ पाते और बेफिक्र हो जाया करते थे। यह सिलसिला 6 महीने तक यूं ही चलता रहा। भागते समय गार्ड्स को धोखा देने के लिए उन्हें हर हाल में एक नकली सर की आवश्यकता थी। उन्होंने साबुन, सीमेंट, पेस्ट तथा वर्कशॉप में रखे रंग को मिलाकर यह सिर तैयार किया। इसके बाद क्लेरेंस एंगलिन को जिम्मा सौंपा गया, जो जेल के बार्बर शॉप में काम करता था। जब उस पर किसी का ध्यान नहीं होता था तो वह चुपचाप अपनी जेब में कैदियों के कटे बाल रख लिया करता था। वह धीरे धीरे सभी कृत्रिम सर पर लगाने के लिए बाल लाता रहा और कुछ इस तरह उन्होंने नकली सर बनाए। वेंटिलेटर एक कॉरिडोर में खुलता था जहां कोई सिक्योरिटी नहीं थी। यहां से एक पाइप सीधा ब्लॉक की छत पर जाता था, जहां एलन और अन्य कैदियों ने अक्सर मेंटेनेंस के लिए काम किया था। कैदियों को बारी बारी मेंटेनेंस का काम सौंपा जाता था। ये चारों कैदी भी इस बहाने छत पर जाते और भागने की योजना के लिए हर छोटे से छोटे विवरण पर गौर करते। छत से वो पाइपलाइन का इस्तेमाल करके नीचे उतरे और फिर आइलैंड की 15 फुट बड़ी फेंस को टाप कर भाग निकले। जेल प्रशासन की तरफ से सभी कैदियों को रेनकोट दिया जाता था। ये लोग रेनकोट जमा करते थे, जिससे उन्होंने एक नाम तैयार की थी। उसी रेनकोट की सहायता से उन्होंने लाइफ जैकेट भी बनाई थी। खुदा न खास्ता अगर वो डूबने की कगार पर होते तो लाइफ जैकेट उन्हें बचा लेता। उधर ब्लॉक बी की छत पर पाए गए फुटप्रिंट्स ये साबित करते थे कि कैदी वहीं से लटके थे और नीचे उतरने के लिए उन्होंने उन्हीं पंखों का इस्तेमाल किया था। पैरों के निशानों को देखकर यह पुष्टि हुई कि एलन वेस्ट की कहानी झूठी नहीं थी। एफबीआई के अलावा कास्ट गार्ड, ब्यूरो ऑफ प्रिजन और मार्शल सर्विस को भी इस मामले में शामिल किया गया था और समुद्र में इन कैदियों की तलाश शुरू की गई। हालांकि उन्हें न तो कोई कैदी मिला और न ही राफ्ट या लाइफ जैकेट। बाद में पुलिस को लकड़ी का एक टुकड़ा मिला, जिसे शायद इन कैदियों ने इस्तेमाल किया था। इसके बाद रेनकोट से बने 2 बैग्स भी मिले, जिनमें कैदियों का व्यक्तिगत सामान जैसे फैमिली फोटो और पत्र थे। एफबीआई के लिए अभी भी सबसे बड़ा सवाल यह था कि भागे हुए कैदी अब कहां हो सकते हैं। उनके साथी एलन वेस्ट ने बताया कि योजना के मुताबिक सुरक्षा की कमी के कारण उन्हें सबसे पहले अल्काट्राज के उत्तर में स्थित एंजल आइलैंड पहुंचना था, जिसके बाद उन्हें एक गाड़ी और कुछ कपड़े चुराने थे। अल्काट्राज के आसपास के इलाकों में खोजबीन की गई, लेकिन किसी भी प्रकार की चोरी या डकैती की कोई जानकारी नहीं मिली। इससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि ये तीनों कैदी जीवित नहीं पहुंचे होंगे।
क्योंकि इन वस्तुओं को कोई भी कैदी आसानी से छोड़ नहीं सकता। फिर भी कई महीनों तक जांच टीम को न तो कोई लाश मिली और न ही शरीर का कोई हिस्सा। एक संभावना यह थी कि तीनों कैदी बिना राफ्ट के तैरते हुए किसी किनारे तक पहुंच गए होंगे। इसके 15 साल बाद एंगलिन ब्रदर्स के एक कजन ने ब्राजील में दोनों भाइयों को एक क्लब में देखा और उनकी तस्वीर खींची। परिवार का मानना था कि ये दोनों एंगलिन ब्रदर्स ही थे, लेकिन मार्शल सर्विस के जांचकर्ताओं का कहना था कि इस तस्वीर में जो व्यक्ति दिख रहे थे उनका चेहरा एंगलिन ब्रदर्स से मेल नहीं खाता था। यह आखिरी बार था जब एंगलिन ब्रदर्स के जीवित होने की कोई खबर मिली थी। इसके बाद आज तक उनका कोई पता नहीं चला। आज अल्काट्रास आइलैंड को एक राष्ट्रीय पार्क के रूप में बदल दिया गया है, जहां पर्यटक ब्लॉक पी की उन्हीं सलाखों को देख सकते हैं जहां आज से 60 साल पहले एंगलिन ब्रदर्स, फ्रैंक मोरिस और उनके साथी एलन वेस्ट कैद थे।